मेरा मेरा क्वेश्चन नाम माय सुबह मेरे क्वेश्चन दो रानी है। सवाल है आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है मेरा कि क्वेश्चन आप ये तलत मेरा सवाल हुसैन ये है कि साहब। तलत साहब, मुझे आपसे ये सवाल करना था कि कल किसी दोस्त ने आपसे सवाल किया था परवेज़ इलाही साहब की शेरवानी के हवाले से। तो आपने बोला था कि ये दोनों ब्रदर्स जो है बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। अगर ये ज़ीरक हैं तो जिनके ये आला कार है, क्या वो भी ज़ीरक है? हमें उनके ज़ीरक होने पे चलना चाहिए या हमें जमहूरियत के साथ चलने वालों की, कुर्बानियाँ देने वालों के साथ ज़ीरक होके चलना चाहिए? तलत साहब, इसको क्लियर करिएगा, क्योंकि कल आपने बोला था इन दोनों के बारे में कि ये ज़ीरक सियासतदान है। अगर ये ज़ीरक है तो ज़ीरक के अपने लिए है या मुल्क के लिए है? देखिए जी, आपने जो जवाब तलब किया है वो बिल्कुल आपका हक बनता है। मैं वजाहत कर देता हूँ उसकी अगर आपको चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। बहुत सारे तरीक़ाकार हैं सियासत को जानने के लिए, और ये थीरीज हमने नहीं बनाई, ये इस्टेब्लिश्ड हैं। तो अगर आप पावर पॉलिटिक्स का पैराडाइम इस्तेमाल करें या थीरी इस्तेमाल करें जिसके अंदर ताकत का असूल जो है वो हतमी गोल होता है, मैं उसको मानता हूँ नहीं मानता एक अलग बात है, लेकिन ताकत का असूल जो हतमी गोल है, पावर पॉलिटिक्स का पैराडाइम बड़ा दुनिया भर के अंदर राइज है और इसके ऊपर सियासत होती है। तो उसके तहत देखें तो कोई भी ऐसा फ़र्द जो है जो एक छोटी पॉलिटिकल बेस के बावजूद मैनूवर करके टॉप पोजीशंस के अंदर पहुंच जाता है, वो ज़ीरक गर्दाना जाएगा। ज़ीरक होने में, दानिशमंद होने में, ज़ीरक होने में और बासूल होने में, ज़ीरक होने में और हतमी तौर पर बामकसद होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये एक इधर खड़ा हो सकता है और एक इधर। आप ज़ीरक हो सकते हैं लेकिन दानिशमंद नहीं हो सकते। आप ज़ीरक हो सकते हैं और बामकसद नहीं हो सकते। आप सेल्फ इंटरेस्ट को आगे लेके चल सकते हैं और बड़े बड़े इंटरेस्ट को आप पीछे फेंक सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद आप ज़ीरक हो सकते हैं। तो ये तो एक्सप्लेनेशन होगी कि मैंने क्यों कहा। दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये ज़ीरक इस तरीके से है कि हालात को समझते हैं और उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए। तो जब ये एकदम हाइबरनेशन में से निकल कर सामने आए हैं और जिन्होंने बातें की हैं और जो कर रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इमरान खान के लिए हवा कितनी तब्दील हो रही है। जहाँ तक कि हमें किस तरफ खड़ा होना चाहिए, हर बंदे को ज़िंदगी में अपना मॉरल कोड जो है वो ख़ुद तय करना होता है। हम में से जिस किसी ने भी अपनी सिमत तय की है, वो अपने मॉरल कोड के तहत तय की है। मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस मॉरल कोड के मुताबिक मेरी सिमत किस तरफ है, और मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे सियासतदान हैं उनकी सिमत जो है वो किस तरफ है और दूसरे लोग जो है। तो मेरे ख्याल में हमें किस तरफ होना चाहिए ये एक ज़ाती फ़ैसला है। ज़ाहिर है उस तरफ होना चाहिए जहाँ की गवाही तारीख़ ख़ुद देगी, और जिसका मतलब है कि आपने जमहूरी रवायात की तरफ जाना है, आपने लोगों की फ़लाह के लिए जो निज़ाम बनाने के तरीके राय जो उनके मुताबिक चलना है। जो ताकतवर हल्के हैं उनकी अतात सिर्फ इस हद तक करनी है जो कानून के अंदर और आइन के अंदर जायज़ है, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल था कि ज़ीरक होना कोई तमगा नहीं है, ज़ीरक होना कि मैंने उनको तमगा लगा दिया। मैंने तो ये वजाहत की थी कि वो काइयाँ हैं, घाघ हैं। चलें, अगर आपको ज़ीरक नहीं पसंद आता तो घाघ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते। तलत भाई क्या हाल है? ठीक है तलत भाई, आप यकीन यार कारोबार ही कोई नहीं यार, आप यकीन करो 1 साल हो गया तो भाई यार इस माह तो किराया भी नहीं है दुकान का देने के लिए, क्या बनेगा? देखें जी, मैं आपसे मुकम्मल तौर पर हमदर्दी करता हूँ, और लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी सूरत हाल से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं वाकिफ़ नहीं हो सकता। जिस दर्द के साथ आपने ये बात की है वो उसी किस्म का दर्द है जो मैं वीडियो देख रहा था। एक खातून जो है बाज़ार में वो खड़ी होकर बात कर रही थी कि रियासत मदीना की इस्तिलाह के साथ जो इमरान खान साहब ने किया है और रियासत मदीना के नाम के ऊपर जो लोगों के साथ किया है उसके ऊपर जो रो रही थी, और ये आंसू जो है और ये जो अंदर की आहुजारी है जो आपकी के सवाल के अंदर जो कराह नज़र आ रही है उसमें छुपी हुई है, अब ये सब पर आया है। ये हर गली मोहल्ले के अंदर यही मामला है। मेरा आपसे हमदर्दी करने का या आपको इंडोर्स करने से आपके
किराया नहीं मकान का जो है वो दे पाएंगे, और बच्चों की फीसें नहीं दे पाएंगे, और अपना जो इलाज आपने पोस्टपोन किया हुआ है वो नहीं कर पाएंगे। लोग लोग जो हैं वो पहले ही मुश्किल के अंदर थे। ये नहीं कि यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन इतनी मुश्किल और इतनी बड़े पैमाने पर और इतनी जल्दी, और उन लोगों पर जो मुश्किल में नहीं थे, ये कमाल है इस हुकूमत का। जो लोग मुश्किल में थे वो तो थे, लेकिन जो मुश्किल में नहीं थे और आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे थे वो तबाही का शिकार हो चुके हैं। और आपके सवाल के अंदर उसी तबाही के आसार हैं, नज़र आते हैं। और जिस खातून की मैं वीडियो का जिक्र कर रहा था उसके अंदर वो यही बात कर रही थी बार बार कि जी पहले क्या होता था और अब क्या होता है। तो ये वो अजाब है जिसका मैंने इब्तदाई के अंदर जिक्र किया। ये वो उफ्ताद है जो इस मुल्क के ऊपर तारी की गई है। और कब तक आप ये कहते चले आएंगे कि जी हमने सिम ठीक कर दी है? सिम ठीक नहीं है। वो कौन सी मईशत है जो लोगों के मुंह से निवाला छीन लेती है, और सब्जियां और दवाइयां और खाने और फीसें और इंसाफ और कफन दफन के पैसे जो है वो लोगों की जेब में से निकाल के कहती है जी कि हमने मईशत ठीक कर दी है। ये कौन लोग हैं जो ये बात करते हैं मईशत को हमने ठीक कर दिया है? ये स्टेट बैंक के गवर्नर को ज़रा संडे बाजार में भेजें, उनको कई लोगों को जाकर बताएं कि मईशत ठीक हो गई है। निकालें शबर जैदी साहब को और उनको बताएं लोगों को कि हमने बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर दिया है। निकालें अपने हफीज़ शेख साहब जो हैं उनको मार्केट के अंदर भेजें, औरंगी में भेजें आप उनको, पेशावर के अंदर आप उनको भेजें, अनारकली के अंदर आप उनको भेजें, इधर अपारा इनको भेज दें। पता चल जाएगा कि लोग इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कौन सी मईशत आपने ठीक की है कि लोगों को तबाह कर दिया, और इस तरह अच्छे भले जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको आपने मजबूर कर दिया है। ये तबाही और बर्बादी है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि तमाम हमदर्दी के बावजूद उससे आपकी मदद नहीं होती, क्योंकि जिस 13 महीने के अंदर जो तबाही फैलाई है वो तो इस मुल्क को 20 साल पीछे ले गई है। सर, रिहाम खान ने जो दुनिया टेलीविज़न पर जो केस किया था और जीत भी लिया, क्या इससे ये तासुर नहीं जाता है कि रिहाम खान ने इस हुकूमत के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म के बारे में, इनके वज़रा के बारे में जो कुछ कहा है, तो क्या इसको तौक़ीयत नहीं मिलेगी? शुक्रिया। देखें, रिहाम खान ने एक मुकदमा जीता है। मैं इस तफसील में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास कोई ख़ास मालूमात नहीं है कि उनके केस को तक़वियत मिली है या नहीं मिली है। लेकिन रिहाम खान ने जो किताब लिखी है उसके भी चंद एक चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं, और वो भी स्किप एंड डिप किया है, उसको मैंने पूरा नहीं पढ़ पाया उसको। और उनका ख्याल है कि वो तमाम बातें जिन्होंने लिखी हैं वो दुरुस्त हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अब सफ़ात के सफ़ात भर दी हैं उन बातों के साथ, तो ये समझ के लिखा होगा कि उन्होंने ठीक लिखा है, और वो कभी छप जाएगी किताब एक्चुअल फॉर्म के अंदर, छप के डिस्ट्रीब्यूट तो हो गई है, लेकिन जिसको हम कहते हैं उसकी रूनुमाई बाकायदा होगी। तो अगर वो समझती हैं कि उन्होंने सही लिखा है तो फिर इस केस से यकीनन वो ज़्यादा एतमाद के साथ बोल पाएंगी और ताकत और तक़वियत के साथ बोल पाएंगी जी कि अब जिन लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने पैसे दे के ये किताब लिखी है वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं और माफ़िया मांगते फिर रहे हैं। और आप ये अंदाज़ा करें वैसे अगर ये केस पाकिस्तान के अंदर चल रहा होता तो ये नतीजा निकलता जो निकला वहाँ पे। तो ये वो निज़ाम है जो लोगों ने बनाए हुए हैं, जो जिसके अंदर सदर भी नहीं बैठ सकता। ट्रम्प जैसा सदर भी नहीं बैठ सकता अगर उसने इम्पीचमेंट वाली बातें की हैं। यूक्रेन के साथ उसने इंगेजमेंट की है कि मैंने जो है पॉलिटिकल कंसेशंस लेनी है और 2020 की कैंपेन चलानी है, आप जो मुझे मालूमात फराहम करेंगे, तो वो ऐसी की तैसी कर देता है। वो निज़ाम जिसके ऊपर ट्रम्प मुकम्मल तौर पर हावी है, वो बंदों को ऐसे तब्दील करता है कि जैसे बच्चों के आप जो है ना डाइपर्स चेंज करते हैं, इस तरह वो अपने एडवाइजर्स को चेंज करता है। तो ताकतवर आदमी है, निज़ाम ने उसको नेल डाउन कर दिया। तो इन अ वे ज़ाहिर है जब आप निज़ाम के बाहर से जाके इस किस्म का फ़ैसला लेते हैं तो आपको एतमाद तो मिलता है। सो आई डोंट नो इफ़ शी फील्स दैट शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हर केस देन सो बी इट, लेकिन उनको फ़ायदा तो हुआ है इससे, कोई शक नहीं इसमें। तुरंत भाई, अभी आपका प्रोग्राम एपिसोड देखी, आपको और आपकी टीम को मुबारक हो कि आपके 1 साल हो गया ये प्रोग्राम करते हुए। आपने बहुत सारे स्टैट्स और फिगर्स दिए। मेरा जो सवाल है वो आपसे, वो आपकी अपनी असेसमेंट के बारे में है। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हुआ आपके प्रोग्राम के जो 2 हिस्सों में आप अगर तकसीम करें तो एक है सहाफ़त का है और एक है तज़किया निगारी का है। तज़किया निगारी ऑफ कोर्स आपको इतना अर्सा हो गया, आपका इतना मुशाहिदा है, एक तजुर्बा है, उसकी बुनियाद पे आप कर लेते हैं। जो सहाफ़त की बात है, आपने जो टीम बताया, क्या आप समझते हैं कि इतनी टीम के साथ आप सहाफ़त का हक़ सही तौर पे अदा कर पा रहे हैं? अगर आप किसी बड़े इदारे से मुंसलिक होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा होती हैं,
अब वो रिसोर्स आपकी उतने डिस्पोजल पे नहीं है। ऑफ कोर्स अब आपके पास आज़ादी है, आप सही बात कह सकते हैं, लेकिन क्या आप मुतमईन हैं उन रिसोर्स से जो आपके पास अभी अवेलेबल हैं, या आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इसमें कोई बेहतरी आए सहाफ़त का जो पहलू है ख़ासतर उसके मुतालिक? फेयर क्वेश्चन जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बड़े दायरे के अंदर रिसोर्सेज ज़ाहिरन आपको ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आप अपनी जो वसत है काम की, उसके मुताबिक आपको रिसोर्सेज मिलते हैं। उसका प्लेटफॉर्म और ब्रांड आपके पास बड़ा होता है जिसका आपको फ़ायदा होता है, और जो अटेंडेंट रिसोर्सेज होते हैं, यानी जो आपको मुहैया किए हुए वसाइल हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए वसाइल होते हैं, उनकी तादाद भी ज़्यादा होती है, तो उसमें यकीन फ़ायदा होता है। सहाफ़त के लिए वैसे मैं आपको बता दूँ, तमाम वसाइल एक तरफ और एक वसीला एक तरफ, जिसको हम कहते हैं मालूमात का। हमारा अपना ख्याल है कि हमारी मालूमात का वसीला जो है वो बहुत अच्छा है। हमें सिर्फ वही टीम सपोर्ट नहीं करती जो हमारे पास मौजूद है, बल्कि बहुत सारे नेटवर्क हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, लोगों के, सहाफ़ियों के। तो मालूमात का फ़्लो हमारे पास बेहतरीन है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाना चाहेंगे, लेकिन मालूमात की हद तक मैं मुतमईन हूँ कि हमारा काम ठीक है।